Now the next is transformer. What is transformer? It is a device which converts or changing the AC voltage. ये AC voltage को convert करता है या change करता है. देखो कैसे. It is based upon the principle of mutual induction. कैसे म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है. इसमें 2 कॉइल्स लगी होती हैं. ठीक है. अगर आप किसी एक कॉइल का फ्लक्स चेंज करते हो तो नेबरिंग कॉइल में अपने आप इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है. दैट वाज द म्यूचुअल इंडक्शन. सो इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. दैट इज व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द नेबरिंग कॉइल. आपने क्या किया. आपने सॉफ्ट आयरन कोर लिया. दिख रहा है आपको सॉफ्ट आयरन कोर. ये आपने जो ये मैं ड्रॉ करी ना, ये दिस इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर. और कोर कैसी है. एक सॉलिड मटेरियल नहीं है. आपने कोर ना शीट्स की तरह लिया. जैसे ये रजिस्टर है. अब ये रजिस्टर की शीट्स है. मान लो ये रजिस्टर है शीट्स की. इन शीट्स को ना हमने लेमिनेट कर दिया. इसको लेमिनेट कर दिया, नेक्स्ट को लेमिनेट कर दिया. ऐसे लिया आपने आयरन. तो लेमिनेट करके लिए. क्यों. क्योंकि अगर आप सॉलिड लेते हो ना आयरन, पूरा इतना बड़ा ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा होता है. अगर आप एक सॉलिड आयरन ब्लॉक ले लेते हो तो उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा हीट आ जाएगी. बहुत ज़्यादा एडी करंट्स आ जाएंगे. तो इतनी हीट तो बियर नहीं कर पाएगा वो. इट कॉज द डैमेज. तो इससे बचने के लिए आपने जो आयरन की कोर ली है ना, अंदर जो आपने आयरन लिया है, जो आप आयरन ले रहे हो, ये आपने शीट्स की फॉर्म में लिया. दिख रहा है आपको. शीट्स कैसी लेमिनेटेड है एक दूसरे से. आपने इधर क्या लगाया. एक कॉइल लगाई है. जैसे आप दिखा रही हूँ आपको डायग्राम. आपने ऐसे लिया अंदर से, सेंटर से खाली बीच में. इधर आपने कॉइल लगाई है. एक कॉइल आपने इधर लगाई है ऐसे. एक कॉइल आपने इधर लगाई है और दूसरी कॉइल आपने इधर लगाई. इस पहले वाली कॉइल को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और जिसको आपने एसी सप्लाई कर रहे हो. और सेकेंडरी कॉइल के आपने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया है. क्यों लगाया रेजिस्टेंस. क्योंकि आपको आउटपुट वोल्टेज की फॉर्म में चाहिए. और जब आपको आउटपुट वोल्टेज की फॉर्म में चाहिए तो वोल्टेज के लिए यू नीड द रेजिस्टेंस. वोल्टेज कहाँ आएगी. 2 पॉइंट्स के बीच में ही आएगी ना. तो 2 पॉइंट्स किसके रेजिस्टेंस लगाओगे तभी 2 पॉइंट्स क्रिएट होंगे. So it consists of soft iron core made up of the form of laminated sheets P1, P2. This P1, P2 is called as primary coil and this is called as secondary coil. Now, theory and working. Let alternating EMF supply is E is equal to E naught sin omega t. Let EP is the voltage across the primary coil. Suppose primary coil के across आपने जो ये primary coil के across जो आपने AC circuit लगाया, कितनी voltage develop हो रही है EP. लेट एन पीज एंड एन एस इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल. मान लो एन पी क्या है. नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में है. और एन एस क्या है. नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल है. चलिए अब पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा. जब पॉजिटिव साइकिल जाएगी एसी की प्राइमरी में से तो फ्लक्स आएगा. ई पी इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी. अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है तो ई क्या हो जाएगा. ई विल बी डी फाई बाई डी टी को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. नंबर ऑफ टर्न्स से. चलिए पहले प्राइमरी कॉइल की बात होती है. प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा. करंट पास हो रहा है. प्राइमरी कॉइल में से देखो करंट पास हो रहा है. ये प्राइमरी कॉइल थी. इसमें से आपने एसी पास किया. ये एसी पास किया. जैसे एसी पास करोगे फ्लक्स आएगा. फ्लक्स आया तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा. इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो कितना आएगा. एन पी डी फाई बाई डी टी. यहाँ से डी फाई बाई डी टी लगा लो. डी फाई बाई डी टी कितना आ जाएगा. ई पी बाय एन पी. अब देखो इसमें फ्लक्स चेंज हुआ. इसके साथ एक नेबरिंग कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है. इसमें भी फ्लक्स चेंज होगा. और हमें मान के चलते हैं आइडियल केसेस में जितना फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा है नेबरिंग कॉइल में भी ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन उतना ही होगा. हालांकि ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, बट आइडियल केस में मान के चलें द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल. चलिए ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ आएगा. कितना आएगा. एन एस डी फाई बाई डी टी. देखो मैंने सेम लिया. यहाँ भी डी फाई बाई डी टी लिया था, यहाँ भी डी फाई बाई डी टी लिया था. तो डी फाई बाई डी टी निकालो. यहाँ से क्या आएगा. ई एस बाई एन एस. दोनों डी फाई बाई डी टी सेम है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेम है. तो आपके पास क्या आ जाएगा. ई पी एन पी इज इक्वल टू ई एस एन एस. एन पी को इधर ले जाओ, ई एस को इधर ले आओ. तो ई एस बाई ई पी क्या बन जाएगा. एन एस बाई एन पी. सो व्हाट इज़ ई एस. यहाँ से ई एस कैलकुलेट कर लो. ई पी को इधर ले जाओ. एन एस बाई एन पी इंटू ई पी. ना इफ़ एन एस इज़ ग्रेटर देन एन पी, मतलब अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हैं एज़ कम्पेरिजन टू प्राइमरी कॉइल, तो देखो अगर एन एस ज़्यादा एन पी से तो ई एस भी ज़्यादा होगा ई पी से. रेशो फाइंड आउट कर लो. बट ऑब्वियस ही बात है एन एस ज़्यादा एन पी से तो ई एस भी ई पी से ज़्यादा होगा. मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी तक आते हुए वोल्टेज बढ़ रही है. अगर प्राइमरी से सेकेंडरी तक आते हुए नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो प्राइमरी से सेकेंडरी तक आते हुए वोल्टेज भी बढ़ेगी. दिस इज कॉल्ड ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर. सो if ns is greater than np, then primary to secondary, if number of turns increases, then primary to secondary voltage also increases. This is called a step up transformer. And the ratio ns by np की रेशियो निकालो. यहाँ से क्या होगी. ग्रेटर देन 1. एंड दिस रेशियो एन एस बाई एन पी को हम क्या कहते हैं. के. दैट इज ट्रांसफार्मर रेशियो. सो के क्या होगा इसमें. ग्रेटर देन 1.
एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर में किए क्या होगा, ग्रेटर देन 1। स्टेप डाउन की बात करते हैं, यहाँ पर एन एस ग्रेटर देन एन पी था, यहाँ पर एन एस लेस देन एन पी होगा, मतलब प्राइमरी में कॉयल में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, सेकेंडरी में कम है। अगर यहाँ देखो, अगर एन पी ज़्यादा है एन एस से तो ई पी भी ज़्यादा होगा, ई पी भी ज़्यादा होगा, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी तक आते हुए वोल्टेज डिक्रीज हो रही है। दिस इज कॉल्ड एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एन एस बाय एन पी, दैट इज के इज लेस देन 1। सो लेट अस अज्यूम दैट नो एनर्जी इज लॉस्ट। हम मान के चलते हैं कि इधर प्राइमरी से सेकेंडरी तक आते हुए पावर लॉस नहीं है, प्राइमरी थी या सेकेंडरी तक, मतलब यहाँ पर पावर कितनी थी, ई पी आई पी, और यहाँ पर पावर कितनी थी, ई एस आई एस, कोई लॉस नहीं है, सेम है। तो ई पी आई पी इज इक्वल टू ई एस आई एस, आई पी बाई आई एस निकालो यहाँ से, ई एस बाई ई पी आ जाएगा आपके पास। नाउ स्टेप अप में क्या होता है, ई एस ग्रेटर देन आई पी होता है, तो आई पी लेस देन आई ग्रेटर देन आई एस हो जाएगा। मतलब अगर प्राइमरी से सेकेंडरी तक नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते हैं तो प्राइमरी से सेकेंडरी तक वोल्टेज तो बढ़ती है पर करंट कम होता है। मीन्स स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ती है या फिर करंट कम होता है। और अदर स्टेप डाउन की बात करते हैं, स्टेप डाउन में क्या था, ई एस इज लेस देन ई पी, तो ई एस इज लेस देन ई पी मीन्स आई पी इज लेस देन आई एस। तो मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी तक वोल्टेज डिक्रीज हो रही है, तो प्राइमरी से सेकेंडरी तक करंट क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, नाउ स्टेप अप स्टेप डाउन यूज़ कहाँ करते हैं, देखो स्टेप अप कहाँ यूज़ होती हैं, आपने देखा होगा जब हमारे घरों में आती 220 वोल्ट आती है, और जो मेन यहाँ से मान लो यहाँ पावर स्टेशन है, इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन है, ये हमारे घरों, ये हमारे घर में तो 220 वोल्ट होती है, यहाँ 40,000 44,000 ऐसे लिखा होता है, डेंजर का साइन बना होता है। क्यों होता है ऐसा, अगर हम इतनी लो वोल्टेज को पावर स्टेशन से 220 वोल्ट को भेजेंगे ना, तो ये तो यहीं ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज वोल्टेज बहुत कम है, वोल्टेज इतनी कम है, इट विल नॉट बी एबल टू ट्रांसमिट टू अ लॉन्ग डिस्टेंस, इतनी वोल्टेज लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं ट्रांसमिट हो सकती। ओके, तो इससे बचने के लिए आप क्या करते हो, वोल्टेज को बढ़ा देते हो, स्टेप अप कर देते हो। स्टेप अप बढ़ने से क्या हो जाए, वोल्टेज कैन ट्रेवल टू अ लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट कम होगा, और जितना करंट कम होगा उतना हीट भी कम होगी, तो इट कैन ट्रेवल थ्रू अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो पावर स्टेशन पे स्टेप अप कर देते हैं, वोल्टेज बढ़ा देते हैं, करंट कम कर देते हैं, करंट कम होगा तो हीट भी कम होगी, हीट कम होगा तो हीट लॉसेस कम होंगे। अब आपके घर में 40,000 तो नहीं चाहिए, आपके घर में चाहिए 220 वोल्ट, तो एक ट्रांसफार्मर, तो एक पावर स्टेशन पे ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो कौन सा होता है, स्टेप अप। एक आपके घर के बाहर लगा होता है आपकी लेन में, स्टेप डाउन। पीछे से कितनी आ रही है, 44,000, पर आपके घर को कितनी चाहिए, 220 वोल्ट, तो ये स्टेप डाउन कर देता है। स्टेप डाउन करेगा तो करंट बढ़ जाएगा, आपके घर में ज़्यादा करंट चाहिए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द हाउ वी यूज़ द स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। द नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। क्या होती है, वैसे भी एफिशिएंसी निकालनी हो तो आउटपुट बाय इनपुट निकालते हैं कि कितना एफिशिएंट है कोई, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट पावर कितनी है, सेकेंडरी में आउटपुट आ रही है तो ई एस आई एस, प्राइमरी में इनपुट जा रही है तो ई पी आई पी। नाउ फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर हम मान के चलते हैं, अभी हमने आइडियल के केस में माना चला था ई पी आई पी इज इक्वल टू ई एस आई एस, तो ई एस आई एस अगर ई पी आई पी के बराबर है तो ये रेशो 1 आ जाएगी। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कुछ लॉसेस भी होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। पहला लॉस है कॉपर लॉस। आपने देखा, आपने जो कॉइल्स बनाई थी प्राइमरी सेकेंडरी, किससे बनी थी, कॉपर से बनी थी। अब कॉपर है, करंट जा रहा तो हीट भी होगी, हीट है तो सम लॉसेस विल बी देयर। सेकेंडली आयरन लॉस होते हैं, आयरन लॉस को हम अवॉइड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम सेंटर ना सॉलिड ब्लॉक नहीं लेते, सेंटर कोर जो लेते हैं हम कैसे लेते हैं, लैमिनेटेड शीट्स में लेते हैं। लैमिनेटेड शीट्स लेने से क्या होता है, जो लॉस होता है ना एनर्जी के एडी करंट्स की वजह से, हीट की वजह से, वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने आपको बताया था आइडियल केसेस में मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हम सेम लेके चलते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कुछ अमाउंट ऑफ फ्लक्स लीक होता ही होता है प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग्स तक। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर 4 ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट लास्ट एक लॉस रह गया आपका, मैग्नेटाइजेशन, हमिंग नॉइज़ और ट्रांसफार्मर। जब ट्रांसफार्मर वर्क करता है तो उसमें बहुत नॉइज़ भी आती है, ये भी एक आल्सो काइंड ऑफ लॉस, एनर्जी लॉस। So this was all about the chapter 4. Thank you.